हम्म तो आज की टॉपिक में हमारा विषय होगा सिंबल। सिंबल क्या होता है एलिमेंट्स का और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपको पता होगा कि 7th क्लास में भी आप लोगों ने कुछ सिंबल्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए, जैसे हाइड्रोजन H होता है, मर्क्यूरी Hg होता है, आयरन Fe होता है, सोडियम Na होता है। लेकिन ऐसा क्यों पढ़ रहे थे, ये भी सवाल है। क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यता के लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स को पहचानने के अलग अलग सिंबल बनाए थे, मगर सिंबल जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने की वजह से उसको पहचानना और आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था। तो जो हम H2O बोलते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, जितने भी हम केमिकल्स बोलते हैं ना, ये सब के सब बच्चों IUPAC द्वारा निर्धारित किए गए पैमाने हैं, पैरामीटर्स। अगर हम बात करें कि IUPAC क्या है, तो IUPAC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी केमिकल यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी केमिकल फॉर्मूला, सिंबल, उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ स्टडी करता है और अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उसका कुछ यूनिट्स डिसाइड करता है, कुछ नाम डिसाइड करता है, कुछ सिंबल डिसाइड करता है, जो कि सारी दुनिया को मानना पड़ता है। क्योंकि सारी दुनिया जब एक चीज को माने तो यूनिवर्सल कहलाता है। अगर हम वजन की बात करें, जो पाउंड भी हो सकता है, सेर भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, तो अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट होने की वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए केजी, ग्राम, एक SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, इससे सारी दुनिया मानती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिमिलरली केमिकल्स को भी पहचानने के कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसे IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने डिसाइड किया हुआ है। तो बच्चों, सिंबल्स जो है आपको याद रखने बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को 20 से कम सिंबल आते होंगे। माना कि मैंने 20 सिंबल तो लास्ट टाइम लिखवाए थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इनके अलावा मर्करी, टिन, जिंक, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, निकल, गोल्ड, सिल्वर, इनके भी सिंबल्स जानते होंगे, जो कि ये 20 के बाद के। आप जितना ज्यादा सिंबल जानोगे, आप केमिस्ट्री को समझने के उतने एक कदम और पास पहुंच जाओगे। 100% तो अभी तक किसी को नहीं आया। एटॉमिक नंबर, मास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है। अभी जो आपका एज है ना, ये सच में लर्निंग एज है। इस एज में आप जितना याद कर पाओगे ना, वो सारी जिंदगी रह जाता है। अगर आपको ये सोचोगे कि मैंने तो साइंस लेना ही नहीं है, मैं क्यों याद करूं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन याद की हुई चीज कभी भी नुकसान नहीं जाती है। 10 लोगों के भीड़ में भी अगर आप कुछ चीजें ऐसे मुंह से निकल जाए तो आपकी एक अलग पहचान बन जाती है, समझे कि नहीं। क्योंकि बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होता है कि गोल्ड का मास क्या होता है, मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यूरेनियम का एटॉमिक मास क्या होता है। तो अगर आपको आता है तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाओगे। तो यही वक्त है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का, इसके बाद टाइम नहीं है। तो कुछ सिंबल्स याद रखना है, कुछ मास याद रखना है। 20 तक तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, एटॉमिक मास वगैरह। यह सिंबल्स की इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल है, सभी मान्यता है। कभी भी दो एलिमेंट की सिंबल आपस में रिपीट नहीं करते हैं। पहला लेटर भी अगर रिपीट कर जाए तो दूसरा लेटर रिपीट नहीं करेगा।
दुनिया में लगभग 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, यानी यूरेनियम, लेकिन यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सिंथेटिक एलिमेंट हैं, यानी मैन मेड है। जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनका अलग से नाम है, उनको भी IUPAC नेम बोला जाता है। ये है सिंबल की इंपॉर्टेंस। उसके बाद आता है एटॉमिक मास क्या होता है। सुन लो, मजा आएगा। और एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किसी भी चीज को मेजर करना है, ध्यान दे रहे हो, किसी भी चीज को मेजर करना है तो तराजू के 2 पलड़े होते हैं, और एक पलड़े में सामान होता है और दूसरे पलड़े में वजन। एक पलड़े में सामान होता है और दूसरे पलड़े में वजन। इंसान को तौलोगे तो फिर उसी के ही वजन के लेवल का कोई चीज रखना पड़ेगा दूसरे पलड़े में। आप कॉटन रखो और एक तरफ इंसान, फिर आपको बहुत सारा कॉटन रखना पड़ेगा। ट्रक रख दो ना, एक तरफ ट्रक रख दो, फिर आपको बहुत सारा इंसान रखना पड़ेगा। हमेशा तराजू के दोनों पलड़ों में जो चीजें रखी जाती है वजन के तौर पे, वो रिलेटिव उसके मास के ही बराबर का होना चाहिए। अगर यूनिट आगे पीछे हो जाए तो बहुत सारा रखना पड़ेगा, बहुत सारा रखना पड़ेगा। तो अगर हम एटम को मेजर कर रहे हैं तो दूसरे पलड़े में क्या होना चाहिए? अगर हम एटम को मेजर कर रहे हैं तो दूसरे पलड़े में क्या होना चाहिए? ये है सवाल। देखते हैं कौन जवाब देगा। दूसरे पलड़े में क्या होना चाहिए? हाय रे अर्नब वाली, पता नहीं तू कहाँ से पढ़ के आता है, लेकिन इतना बकवास आंसर देता है। दूसरी तरफ कह रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होना चाहिए। एग्जिस्ट करते हैं क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन अकेले? वो तो किसी एटम में ही एग्जिस्ट करेंगे। एक अलग से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ला के दिखाएगा रे, कितना अजीब सा। याद रखना, एटम को मेजर कर रहे हो तो एटम ही होना चाहिए दूसरे पलड़े में। वेट जो है वो एटम ही होना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने एक बात सोचा कि हम दूसरे पलड़े में कौन सा एटम रखें। हम दुनिया के सभी एलिमेंट्स को अगर हम मेजर करें तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में मेजर करें, किसके रिस्पेक्ट में मेजर करें? स्टैंडर्ड किसे माने? एक स्टैंडर्ड मानना जरूरी है। स्टैंडर्ड का मतलब वो होता है जिसका वैल्यू प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम चेंज ना होता, या फिर और भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते, फिक्स्ड। बिल्कुल सही अंश शर्मा, जिसका वैल्यू चेंज नहीं, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने तराजू के एक तरफ रखा हाइड्रोजन और दूसरी तरफ रखा कोई भी एलिमेंट। ध्यान देना, बड़ा ही बारीकी सा चीज है। अगर मैं दूसरी तरफ एलिमेंट रखूं X और एक तरफ रख रहा हूं हाइड्रोजन, हो सकता है 1, 2 या 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जब मैं एक तरफ रखता हूं तब जाके X के बराबर होता है। तो मैं X को क्या बोलूं? अगर एक तरफ 4 हाइड्रोजन रखा और तब जाके X के बराबर हो, तो मैं X को क्या बोलूं? मैं एलिमेंट्स का नाम भी बोल सकता हूं, लेकिन मैंने X ही बोला है, तो उसके मास को मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं, उसका मास कितना है? 4 AMU। क्या बोलूंगा? 4 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। 4 AMU मतलब 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन को एक एटॉमिक मास यूनिट कंसिडर किया गया, 1 यूनिट।
हाइड्रोजन को 1 बोला गया। तो इसका मतलब एक तरफ अगर कार्बन रख दिया जाए या नाइट्रोजन रख दिया जाए तो नाइट्रोजन 14 AMU है, मतलब कि अकेला नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन के बराबर है, ये मान लो, ये बेटर रहेगा। AMU का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको कि 1 AMU का मतलब है जिसका मास 1 हाइड्रोजन के बराबर है, वो है 1 AMU। जिसका मास 2 हाइड्रोजन के बराबर है वो है 2 AMU। जैसे 1 किलो सब्जी तो 1 kg, 2 kg, 3 kg, यानी कि बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब उस kg को हमने स्टैंडर्ड माना हुआ। 1 kg के बराबर तो बोलेंगे 1 kg, 2 के बराबर तो बोलेंगे 2 kg, 3 के बराबर तो 3 kg, है कि नहीं। जबकि 1 kg में भी 1000 ग्राम होता है, फिर भी मैं kg को 1 2 3 4 बोल रहा हूँ। इसका मतलब एक यूनिट मैंने मान लिया उसको, 1 kg, किलोग्राम, 1000 ग्राम। तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया। तो एक हाइड्रोजन है तो उसका मास 1 AMU, एक तरफ 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब अगर मैं एक एलिमेंट देता हूं कैल्शियम, तो कैल्शियम कितने हाइड्रोजन के बराबर है? 10, 9, 8, 7, 6, 5। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो एक तरफ अगर कैल्शियम रख दो और एक तरफ हाइड्रोजन रख दो तो एक कैल्शियम 40 हाइड्रोजन के बराबर है। आप इसलिए कैल्शियम को 40 हाइड्रोजन के बराबर भी बोलो या 40 AMU बोलो, दोनों एक ही बात समझ आई कि नहीं। तो काफी लोग दूर तक साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया, मगर क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का था। परंतु हाइड्रोजन का मास भी चेंज हुआ, हाइड्रोजन का मास भी चेंज हुआ। कैसे? हाइड्रोजन के 2 और भाई बहन हैं। मैं यहाँ भाई बहन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जबकि अगली क्लास में मैं आपको आइसोटोप बताऊंगा। फिलहाल अभी भाई बहन समझो। एक एलिमेंट के 2-3 भाई बहन हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन में और भी ऐसे एलिमेंट हाइड्रोजन हैं जिनके मास 2 और 3 भी पाए गए, जिनको ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोला गया, जिनकी वजह से हाइड्रोजन का मास एग्जैक्ट 1 नहीं होता है। इसीलिए समय के साथ हाइड्रोजन को बदल दिया गया। अगर हाइड्रोजन को बदल दिया गया तो अब किसे रखा गया? ऑक्सीजन को रखा गया, ऑक्सीजन को। लेकिन दुख की बात है, समय के साथ ऑक्सीजन भी बदल दिया गया और फाइनली जिस एलिमेंट को रखा गया है आज के डेट में वो है कार्बन। मगर कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स और हैं, लेकिन कार्बन के एक आइसोटोप को रखा गया और उसका नाम है C12। उसको C12 इसलिए बोलते क्योंकि वो एग्जैक्ट 12 AMU होता है, एक कार्बन का C12 आइसोटोप। तो व्हाट इज 1 AMU आज के डेट में? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज 1 AMU with respect to कार्बन पूछा जाए, 1 AMU with respect to कार्बन पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 1/12 of कार्बन 12, ये 1/12 of कार्बन 12 बोलना, क्योंकि कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, इसीलिए बच्चों 1/12 of कार्बन 12 मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है तो मैं अब क्या करूं? चलो एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, लेकिन जरा कम वक्त लगाएंगे इस बार, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। हमें एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट करना है, एक एटम का वजन कैलकुलेट करना है, जो कि मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं। एक एटम का वजन कैलकुलेट करना मतलब तराजू के एक तरफ एटम रखा गया हो तो दूसरी तरफ उससे छोटी चीज तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और
और वो तो रख ही नहीं सकते क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, और ये मजाक तो है नहीं। तो तराजू के दूसरी तरफ एटम से बड़ी चीज भी नहीं रख सकते, तो इसका मतलब तराजू के दूसरी तरफ एटम ही रखना पड़ेगा। तो सवाल है, एटम को मेजर करने के लिए हमें एटम ही चाहिए, तो कौन सा एटम लें? हमारे पास तो 92 एलिमेंट्स एटम्स हैं, कौन सा एटम लें? तो फाइनली लोगों ने इतने सारे रिसर्च करने के बाद कार्बन को ही लिया, और कार्बन के मास को क्या बोला गया? स्टैंडर्ड। कार्बन के मास को क्या बोला गया? स्टैंडर्ड। और कार्बन 12 आइसोटोप के साथ ही दुनिया के सभी एटम को वे किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। कार्बन के खुद के मास को 12 AMU बोला गया। बात समझ आई या नहीं? क्योंकि इसके बाद मैं 3 बातें और बताने वाला हूँ, 3 बातें और, बहुत जबरदस्त चीज है। कार्बन के 13 और 14 नामक 2 आइसोटोप्स और बताएंगे। 2 बातें और 3 बातें और सीखो। क्या है वो बात? सुनो, मास नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये 3 पहले 3 बात। अगर मैं पूछूं कार्बन का मास नंबर क्या है, अगर मैं पूछूं बच्चों, कनेक्शन कट तो नहीं गया था? चलो कोई बात नहीं। अगर मैं पूछूं कार्बन का मास नंबर क्या है तो क्या आंसर दोगे? एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का मास नंबर क्या है तो आप क्या जवाब? 12। अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास क्या है बोलूं तो क्या जवाब दोगे? 12। फिलहाल अभी इस 2 में रुकते हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस है, मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखें, मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन एटॉमिक मास AMU या फिर U लिखा हुआ, मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। अगर मैं पूछूं मॉलिक्यूलर मास क्या है, ठीक है, या एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, एक काम करता हूं, ऑक्सीजन, देखना बड़ा मजा आएगा। ऑक्सीजन भी नहीं, चलो एक काम करते हैं, नाइट्रोजन इज बेस्ट। मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन 14, मगर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन बिल्कुल सही 14। AMU बोलो या 14U बोलो एक ही बात है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, जबरदस्त क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है? मतलब एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ एक एटम
और मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। किसी को नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल पता है N2 होता है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है। तो वैसे नाइट्रोजन का अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? 28U, 28U, AMU। मतलब प्रैक्टिकली चलो बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद में आपको मोल्स की बात बताऊं। प्रैक्टिकली बात करूं, मैंने आपको 14 AMU नाइट्रोजन दिया है। हाँ, रिपीट कर रहा हूं मेरे लाल। अगर मैंने आपको 14 AMU नाइट्रोजन दिया है, मतलब मैंने आपके हाथ में एक एटम दिया है। अगर मैंने आपको 28 AMU नाइट्रोजन दिया है, अगर मैंने आपको 28 AMU नाइट्रोजन दिया है, मतलब मैंने आपके हाथ में नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल रखा है ऐसे। हाँ, 2 एटम भी हो सकते हैं, घबराओ मत। ये 2 एटम भी हो सकते हैं या एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर ये बात समझ आ गई, अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कार्बन डाइऑक्साइड, चलो पहले सिंपल से बात करते हैं H2। व्हाट इज मास नंबर? 18। कोई यूनिट नहीं। व्हाट इज एटॉमिक मास? व्हाट इज एटॉमिक मास? तो बच्चों जो एटम होता है उसी का एटॉमिक मास होता है। मगर वाटर तो एक मॉलिक्यूल है। ना 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 ना, एटॉमिक मास नहीं होगा। वाटर तो एक मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। समझे? मॉलिक्यूलर मास, जिसके एटम होते हैं उसका एटॉमिक मास होता है, जिसके मॉलिक्यूल होते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। देखें जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। HNO3 H2CO3 C6H12O6, इनके मॉलिक्यूलर मास पता है। मैंने आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिए, मॉलिक्यूलर मास पता करो। तो गुरसिमरन कह रहे हैं कि सर डिस्कनेक्ट हो गए। मैंने कहा जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वाटर है, उसका एटॉमिक मास नहीं होगा, क्योंकि वो खुद है ही मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास नहीं होता। एटम का एटॉमिक मास होता है, एटम का एटॉमिक मास होता है, और मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। जैसे ये बच्चे का आंसर है 63। वेरी गुड। यू लिखना भूल गया, मैंने मास नंबर थोड़ी पूछा है। यू भी लिखना है, वरना नहीं लिखो तो मार्क्स कट जाता है। जैसे अगर मैंने बच्चों को यहाँ पूछा जिसका डिस्कनेक्ट हो तो उसके लिए पूछना है फास्फोरस मास नंबर 31, एटॉमिक मास 31U। किसी को पता है फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? P4 होता है, तो इसका 31 × 4 हो जाएगा। मस्त क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर निकालो H2CO3 का। 63 के बाद 63 के बाद इसका होगा 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन।
12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 32 42 52 60 शायद यही है क्या 62 देखो मैच हो गया। अरे एक बच्चे का आंसर तो धड़ाधड़ आ गया भाई, क्या बात है। इसका क्या हो गया रे, यहाँ क्या गड़बड़ी हो गई, बच्चे का 90 आ रहा है, 8 का 90 नहीं है। C6H12O6 ये है 12 into 6 72 12 into 1 12 और ये है 18 16 into 6 6 7 10 7 8 9 10 ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, पागल हो गए। C6H12O6 ठीक है, 12 6 72 12 1 12 और 16 6 96 होता है। हाँ देखो 36 लिख रहा हूँ मैं, तो 6 7 8 9 10 9 10 8 180 बिल्कुल सही। तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आ गया, देखा मॉलिक्यूलर मास निकालना इतना आसान है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आ गया। ठीक है, यू लिखना जरूरी है। तो अब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्योंकि अब आप मोल कॉन्सेप्ट समझने के लायक हो गए हो, लेकिन हल्का सा होगा, ये मोल कॉन्सेप्ट की गहराई इतनी ज्यादा है पूछो नहीं। अगर मैं आपको, जैसे मैंने अभी बोला, कार्बन की बात, मैंने आपको 12U कार्बन दिया है, मैंने आपको 12U कार्बन दिया है, मतलब आपके हाथ में कितने कार्बन के एटम्स हैं? एक एटम है। रजनी शर्मा कह रहे हैं कि सर प्लीज टेल हाउ टू कैलकुलेट दिस अगेन। कुछ नहीं रजनी जी, फॉर्मूला अगर पता है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने मास भी याद कराया है हर एटम का, तो एक एटम का जितना मास है, फॉर्मूले में कितने एटम है उनका मास, प्लस दूसरे एटम कितने हैं उनका मास, प्लस जितने मर्जी एटम क्यों ना हो, फॉर्मूला पता है और हर एक का मास पता है, तो बस मास निकालते जाओ, ऐड करते जाओ। क्या बोलते हो रजनी, हो गया ना? हाँ कि नहीं? सर आपने ऑक्सीजन में 16 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है और ऑक्सीजन उसमें 6 थे, तो 6 ऑक्सीजन को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, और कार्बन का मास 12 होता है, उसमें 6 कार्बन थे, तो मैं 12 से को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, और हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, उसमें 12 हाइड्रोजन थे, तो इसीलिए मैंने वही किया और तीनों को ऐड कर दिया। गुड। कोई भी फॉर्मूला हो, सबके हर एलिमेंट को अलग अलग कर देना। देखो ये जस्ट रजनी के लिए, रजनी अगर H2SO4 दिया है सल्फ्यूरिक एसिड का, मॉलिक्यूलर मास क्या है पूछे, तो देखो ना हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे एलिमेंट और भी हो सकते हैं, जितने भी हैं सबको अलग अलग से लिखो। तो यहाँ हाइड्रोजन 2, सल्फर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो कैसा था, कैसा रहा? ठीक है रजनी जी, समझ आ गया होगा, मेरा दिल कहता है। अब हम बात करते हैं
फिर से वापस स्मॉल आंसर पे आ जाते कि अगर आपके हाथ में 12U और 12AMU कार्बन मैंने दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैंने आपके हाथ में एक कार्बन का एटम दिया है, एक एटम। हाय 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 हाय, एक एटम। अरे हम एक सेल नहीं देख सकते, एक सेल को नहीं देख सकते, एक एटम कहां से देख पाएंगे? जबकि कम से कम 10,000 एटम लाइन टू लाइन खड़े हो जाए तब जाके एक सेल का साइज बनता है। 10,000 एटम लाइन टू लाइन जोड़ दो तब जाके एक सेल का साइज बनता है। ये बैटरी खत्म होने का सिंबल था, कुछ ही पल का मेहमान है ये बैटरी। अब तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब 10,000 एटम लाइन टू लाइन खड़े हो जाए तब जाके एक सेल का साइज बनता है। तो हम एक सेल नहीं देख सकते तो एटम कहां से देखेंगे? तो अगर मैं आपके हाथ में एक AMU कार्बन रखूं तो मैंने नो डाउट कि आपको एक कार्बन दिया है, लेकिन आपको नजर आएगा? नजर आएगा? हाँ या ना? नहीं नजर आएगा। तो कितना कार्बन दूं कि नजर आएगा? ये सवाल, कितना कार्बन दूं कि नजर आएगा? तो इसका जवाब है, आंसर देने की कोशिश करने लग गया, 12 कार्बन। आए साइंटिस्ट का बच्चा अर्नब बाली, सही जवाब 1 मोल कार्बन। 1 मोल समझना जरूरी है। बिल्कुल सही अर्नब बाली, 1 मोल कार्बन। एक बच्चे ने बोला 12 कार्बन मतलब 1 डजन। अरे बेटा मैंने फिर से बोला ना, 10,000 कार्बन जुड़ जाए तो एक सेल बनता है, और हम तो सेल ही नहीं देख पाएंगे, सेल ही नहीं देख पाते तो हम कहां से 10,000 कार्बन देख लेंगे? मतलब कार्बन इतना दो इतना दो इतना दो सर कि हमें नजर आने लगे। तो उसका जवाब है 1 मोल। 1 मोल। अब सवाल है 1 मोल कितना होता है? 12U कार्बन का मतलब है 1 एटम, और 1 मोल कार्बन का मतलब है 1 मोल कार्बन का मतलब है 6 0 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इतना बड़ा नंबर है, इसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो 6.022 लेते हैं, कोई 23 लेता है, into 10⁻23 एटम्स। इतने एटम दो तब नजर आएगा। का एटम इतने छोटे होते हैं कि 6.022 into 10⁻23। हाँ, अगर आप प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूं, देखते हैं कौन सा देगा। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यहाँ करोड़ आ गया। 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 10,000 लाख 1 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ 100 लाख, ये करोड़ करोड़ आ गया। करोड़ करोड़ अभी तक तुम लोगों ने सुना भी नहीं है। करोड़ करोड़, 1 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ ये सुना है, करोड़ करोड़ सुना ही नहीं है। 10 करोड़ करोड़ 100 करोड़ करोड़ 1000 करोड़ करोड़ 10,000 करोड़ करोड़ 1 लाख करोड़ करोड़ 10 लाख करोड़ 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 करोड़। ये तो सुना भी नहीं होगा, ये तो शायद अगले जन्म में सुनोगे। ये 1 करोड़ करोड़ 600 मतलब एवोगैड्रो नंबर 600 करोड़ 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 के बराबर है।
कितना बड़ा नंबर है सोचो। तो एटम साइज में इतने छोटे होते हैं कि जब तक इस हिसाब से ना इकट्ठे हो नजर ही नहीं आते। लेकिन 1 मोल को गिन के तो ला नहीं सकते, कैसे लाएं? चैलेंज 1 मोल के मास को ही मोलर मास बोला गया। क्या बोला गया? मोलर मास। क्या बोला गया? मोलर मास। तो अगर मैं आपको बोलता हूं, देखना भी मजा आएगा, कार्बन का मास नंबर क्या है? 12। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12U। कार्बन का मोलर मास क्या है? जबरदस्त चीज है भाई। कार्बन का मोलर मास क्या है? वही 12 ग्राम है। यूनिट देखना बस मेरे लाल, यूनिट देखना बस। कितना आसान चीज सिखा रहा हूं। अगर मैंने आपके हाथ में 1 AMU कार्बन रखा है, मतलब आपके हाथ में 1 एटम है। और अगर मैंने आपके हाथ में 12 ग्राम कार्बन रखा है, मतलब 600 करोड़ कार्बन है। तो अभी आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, 3 चीज में फर्क समझ आ गया। एक क्वेश्चन देता हूं और छुट्टी करता हूं बिकॉज मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई। अगर मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास तो क्या फर्क है? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, वैल्यू दोनों सेम है, यूनिट डिफरेंट है। ये है क्या? 44 AMU और ये है 44 ग्राम पर मोल। पर मोल लगा लो, कभी कभी काम है। ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। तो आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए NaCl का मास बताओ, तो भगवान के लिए इस क्वेश्चन को मैडम के मुंह पे बोलना मैम एक क्वेश्चन गलत है। अगर कोई पूछे NaCl का मास बताओ, तो आपको पूछना चाहिए मैम मास नंबर बताएं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बताएं। वैसे NaCl का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है। मॉलिक्यूलर मास बताएं या मोलर मास बताएं। तीनों होता है, 3 अलग होता है, मास ही 3 अलग है। इसलिए टीचर से सवाल जरूर पूछना। हाँ, अब एक प्रॉब्लम और हो सकता है। अगर मैं आपको नाइट्रोजन दे रहा हूं, क्वेश्चन, नाइट्रोजन का मास नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और मोलर मास, क्या हो सकता है? मास नंबर 14, मास नंबर 14, एटॉमिक मास 14 AMU और मोलर मास, मोलर मास क्या होगा भाई? मोलर मास गलत, 14 ग्राम पर मोल गलत। बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो N और N2 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। N तो एटम है, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं पूछूं मोलर मास, तो मुझे मोलर मास शब्द हटाना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा ग्राम एटॉमिक मास और बोलना पड़ेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बच्चों बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है। मैं इसी चीज पर अगली क्लास में फिर चर्चा करूंगा। मुझे पता है आपका दिमाग छोटा सा है।
ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम पर मोल बोलना और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम पर मोल बोलना। बहुत बहुत खतरनाक चीज है ग्राम पर मोल बोलना। हाँ है मोलर मास, ग्राम शब्द लग जाए तो एक मोल की बात है, ठीक है। तो सिमिलरली एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मजा आ ही रहा है, फास्फोरस का ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास होगा 31 ग्राम पर मोल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 31 into 4 ग्राम पर मोल, बिकॉज फास्फोरस की 4 होता है, ठीक है। बहुत ही मजा आया आज। हाँ वही, बहुत अच्छे वंश, बहुत अच्छे। 4 1 4, 4 12, नहीं नहीं 4 1 4 होता है वंश। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल। अरे 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 क्या बात है, बच्चे सारे समझ गए तो क्या बात है, वेरी गुड। आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, छुट्टी बच्चों।